Hello, Assalamu alaikum. This is Miss Sadia Sundus from Team Orbit Queen. We are a student of Icon Institute, जहाँ हम एक प्रोजेक्ट मिला है जिस पर मैं और मेरी टीम मिलकर काम कर रही है, जिसमें हमने एक छोटा सा पॉडकास्ट तैयार किया है और एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया जो अपने प्रोफेशन के लिए काफ़ी पैशनेट हैं। तो चलिए आइए उनकी अचीवमेंट के बारे में उनसे कुछ डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस फातिमा। जी वालेकुम अस्सलाम। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि आप हमारे पॉडकास्ट में आई और इतना कीमती वक्त हमें दिया। आप कैसे फील कर रही हैं आके? आई एम ऑल्सो फीलिंग लकी कि आपने मुझे इनवाइट किया और मैं आपके पॉडकास्ट में पार्टिसिपेट कर पा रही हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। आप हमारे पॉडकास्ट में आ चुकी हैं, तो क्या अपने बारे में कुछ इंट्रोड्यूस कर सकती हैं? जी बिल्कुल, श्योर। बेसिकली आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो मॉडरेट फैमिली, ओके। तो मैं मॉडरेट बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में बीएससी बीएड परस्यू कर रही हूँ। ओह दैट्स ग्रेट। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हैं? जी, अभी 3rd ईयर मेरा स्टार्ट हुआ है। माशाल्लाह। तो आपने किस तरीके से अपने इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एनरोल किस तरीके से की? मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑल नेशनल लेवल पर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है CUET, तो मैंने उसमें अपीयर किया और उसके थ्रू मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में इनरोल कर पाई हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात कि आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम क्रैक किया। लेकिन आपने इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन क्या की? मैंने कोई स्पेसिफिक कोई कोचिंग मैं नहीं की थी, मैंने सिर्फ स्टडीज़ पर ही मैंने फोकस किया और एग्ज़ाम में अपीयर कर पाई हूँ। सेल्फ स्टडी से? मैं इसमें पूछना चाहूँगी, अक्सर बच्चे सेल्फ स्टडी जब करते हैं तो फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो आपने किस तरीके आपको इंस्पायर क्या किया इसमें ऐसे कि आपने अपने आप को मोटिवेट रखा? बेसिकली मुझे लगता है कि अगर एक पर्सन का गोल अगर क्लियर हो और स्ट्रांग हो तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ उसे डिस्ट्रैक्ट कर पाएगी। हमको लगता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है एक इंसान का वो खुद से होता है। वेरी नाइस। बज़ाहिर अगर हम लोगों को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे कि लाखों लोग हैं, लाखों स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अप्लाई कर रहे हैं, तो एक इंडिविजुअल जो भी स्टूडेंट है वो मतलब कि वो फील करते हैं कि मैं कैसे इनकाउंटर कर पाऊँगा, मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँगा इतने ढेर सारे लोग से। बट असल में जो रियलिटी ये होती है कि रियलिटी में जो कंपटीशन बेसिकली जो होता है वो इंसान का खुद से होता है, नॉट दूसरे जो लाखों स्टूडेंट हैं उनसे। तो अगर आपका गोल क्लियर होगा, अगर आपका स्ट्रेटजी प्लान जो होगा और आपका अगर गोल क्लियर होगा तो मुझे लगता है कि आप इजीली वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आप पे चैलेंज कर सकते हो। Wow, that's a good mindset. Can you describe your journey ताकि हमारे ऑडियंस भी कुछ इस चीज़ से इंस्पायर होकर कुछ ट्राई करें? जी श्योर। बेसिकली मेरा क्या था कि मेरा बचपन से एक ड्रीम था यूनिवर्सिटी में स्टडी करना। मैं बचपन में मूवीज़ देखा करती थी, तो उसमें जब किसी यूनिवर्सिटी का कोई भी सीन जब वो एक्सपोज किया जाता था तो मेरे अंदर बस एक चाह होती थी कि व्हाई नॉट मी, मैं भी तो किसी यूनिवर्सिटी में इस तरह से पढ़ सकती हूँ। मतलब कि वो जो सीन था जिसमें जैसे एक्टर या एक्ट्रेस का जो सीन यूनिवर्सिटी का दिखाया जाता था, तो वो चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था कि किसी यूनिवर्सिटी में इनरोल कैसे किया जाए। तो मेरा बस जब भी मैं कोई मूवीज़ कभी देखा तो उसमें जो यूनिवर्सिटी का जो सीन दिया रहता था तो मुझे वो चीज़ बहुत ही अट्रैक्ट करती थी। तो इसी तरह से मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही थी, तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में तुम एडमिशन ले लो। लेकिन नाम से ही मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, तो मुझे लगा था कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ूँ या ना पढ़ूँ बस, लेकिन मुझे तो क्रैक करना है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बस मेरा मतलब कि मेन टारगेट है। उस वक्त मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं यूनिवर्सिटी में मेरे घर वालों से मैं अपने घर वालों से परमिट हो पाऊँगी कि नहीं, बिकॉज आई एम द फर्स्ट पर्सन हु एनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी जो है वो मेरे घर से बहुत दूर है, तो इसलिए ये बहुत ही मेरे लिए उस पर बहुत ही डिफ़िकल्ट था ये सोचना कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ पाऊँगी कि नहीं पढ़ पाऊँगी। लेकिन मेरा ये जो एक गोल था वो मेरा क्लियर था कि मुझे इस क्रैक कर लेना है। आगे नहीं पता कि आगे मेरा फ्यूचर क्या डिसाइड करेगा, लेकिन क्या मैं 100% दे पा रही हूँ। तो मैं तब उस दिन से ही मैंने अपना
स्ट्रेटजी प्लान किया, मैंने शेड्यूल बनाया, अकॉर्डिंगली मैंने उसे फॉलो किया। तो इस तरह से जब मैं अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करती गई और फिर मैंने सीईटी अपीयर किया, तो मैंने हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही हाई रखी और फाइनली मैं मेरिट लिस्ट में आ गई यूनिवर्सिटी के। वाओ, तो इस तरह से मेरा जर्नी कंटिन्यू हुआ यूनिवर्सिटी की टुवार्ड्स। फिर एट लास्ट मेरे घर वाले, मेरे पेरेंट्स भी इसमें सपोर्ट किए और मुझे यूनिवर्सिटी जाने की परमिशन दे दी। दैट्स ग्रेट मिस फातिमा, क्योंकि अक्सर हम स्टार्ट तो किसी चीज़ को करते हैं पर फिर वापस डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, इतना एग्ज़ाम क्रैक किया और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, तो क्या आप इस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकती हैं असल व्हाट डज एजुकेशन मीन टू यू पर्सनली, कैन यू डिस्क्राइब इट? आपको क्या लगता है कि एजुकेशन क्या है? हम सबको तो नहीं, हमको नहीं, हमको हम सबको ये लगता है कि एजुकेशन मतलब होता है कि हम स्कूल गए, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए और इससे तालीम हासिल की, इसी को एजुकेशन कहते हैं। एग्जैक्टली 90% लोग को तो यही लगता है कि जिसने कॉलेज में पढ़ा है, जिसने ग्रेजुएट किया अगर टॉप कॉलेज से, तो वही एजुकेटेड है। तो मैं ये कहती हूँ कि सपोज जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, ओके, तो मतलब कि मैं एजुकेटेड हूँ, लेकिन अगला बंदा जिसका एक केक बेकरी, क्या वो एजुकेटेड नहीं है? Oh, that's a different mindset. सो मुझे लगता है कि मेरा परसेप्शन जो है, मैं अगर अपना परसेप्शन आप लोगों से शेयर करूं, तो मेरा परसेप्शन ये है कि एजुकेशन डज नॉट मीन कि आपकी क्या डिग्री है। एजुकेशन जो होता है वो आपकी डिग्री पर नहीं डिपेंड करता है ओनली, कि अगर आप बीएससी करो या मास्टर्स करो तभी आप एजुकेटेड हो, या अगला बंदा जिसका अगर वो अपना पर्सनल बिजनेस अगर वो ग्रो कर रहा है तो क्या वो एजुकेटेड नहीं है? मुझे लगता है कि एजुकेशन जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम का नाम है। अगर आप इतने कैपेबल हो कि आपके जो माइंडसेट है वो उसको आप क्रिटिकली आप थिंक करके उसे अगर डेवलप कर सको और आप कोई एक नई चीज़ अगर आप एक्सपेरिमेंट करके अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अगर सिक्योर कर सको, तो मुझे लगता है कि वही एजुकेशन है जो आपको एक इंसानियत सिखाए, जो आपको एक कैरेक्टर बिल्डिंग करे। मैंने तो बहुत से को देखा है कि वो हाईली एजुकेटेड है बट उनके पास इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। बट एक गरीब मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक है, लेकिन उसके पास इंसानियत है। तो आई थिंक कि दैट पुअर मोटर मैकेनिक इज़ फार एजुकेटेड देन हाईली एजुकेटेड पर्सन। Wow, that's a great point of view. और फिर एजुकेशन का डिफिनेशन ये भी होता है कि एजुकेशन जो बेसिकली होता है वो द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ओके, अब हम ये देखें कि नॉलेज कितने तरह का होता है। नॉलेज भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक थ्योरेटिकल नॉलेज और एक होता है प्रैक्टिकली नॉलेज। What is तो it? थ्योरेटिकल नॉलेज वो होता है कि जो हम लोग किताबों से हासिल करते हैं, या भी जो भी इंफॉर्मेशन और जो भी हम इंफॉर्मेशन जो गेन करते हैं वो हमारा थियोरेटिकल नॉलेज में ऐड होता है। और जो भी इंफॉर्मेशन का अगर हम लोग उसके बाद फिर उस इंफॉर्मेशन का सही यूज़, ये मेन पॉइंट है कि उस इंफॉर्मेशन का सही यूज़ अगर हम लोग करें तो वो होता है प्रैक्टिकली। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक पर्सन, एक बंदा जो है वो इंजीनियर बनता है, ठीक है, उसने मशीन की सारे पार्ट्स की स्टडी की तो उसके पास वो नॉलेज ब्रेन में गेन है। बट एक मोटर मैकेनिक है जो डेली मशीन के पार्ट से इनकाउंटर कर रहा है, उसके साथ डील कर रहा है, तो इसे कहते हैं प्रैक्टिकली नॉलेज। दोनों के पास नॉलेज है, लेकिन एक के पास थ्योरेटिकल नॉलेज, एक के पास प्रैक्टिकल नॉलेज। तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों नॉलेज में कौन सा नॉलेज ज़्यादा रिलेटेबल है? आज की लाइफ में कौन सा नॉलेज ज़्यादा स्टेबल रहेगा? I think the practical knowledge is good. बेसिकली हम लोग जो होते हैं वो 90% डिपेंड हो जाते हैं थियोरेटिकल नॉलेज पर। हमें लगता है कि हम मोटी मोटी बुक्स पढ़ लेंगे, बड़े बड़े डिग्रीज एक्वायर कर लेंगे तो हम एन एजुकेटेड पर्सन कहलाएंगे। लेकिन अगर आप गौर कीजिएगा, मैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रही हूँ कि 90% वैसे लोग हैं जो एक
मास्टर्स बैचलर्स जो भी अपने फील्ड के एजुकेशन एक्वायर करके उन्हें अपने लेवल की जॉब नहीं मिल रही। हाँ, मिल रही है जॉब वो लोगों को, लेकिन उस लेवल की नहीं मिल रही जिस लेवल की वो लोग इतना मेहनत करके वहां तक पहुंचे हैं। न देर लाइक बचपन से इंसान पढ़ाई कर रहा है जॉब के लिए। और फिर और सबसे बेसिक थिंग्स ये है कि हम लोगों को जो एन एजुकेटेड लाइफ एक्वायर करने के लिए, एन एजुकेटेड पर्सन बनने के लिए हम लोगों को थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज से हम लोगों को अपनी थिंकिंग को हम लोगों को डेवलप करना है। कि हम लोग को ये डेवलप करना है कि हाउ टू थिंक। जनरली हम लोगों के घर में होता है कि एक पैरामीटर क्रिएट कर दिया जाता है कि ये करो, वो करो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और हम लोग रोबोटिकली उस चीज़ को फॉलो करते रहते हैं कि हाँ, हमें ये सिखाया गया है कि ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है। ओके, हम लोगों को लगना चाहिए कि हमारे जो ब्रेन में जो क्वेश्चन अराइज होना चाहिए वो ये होना चाहिए, हाउ एंड व्हाई। किसी भी चीज़ को रिलेट करके हम लोगों को जो क्वेश्चन अराइज होना चाहिए वो हाउ का होना चाहिए और व्हाई का होना चाहिए, नॉट व्हाट। एजुकेशन इज नॉट रिलेट टू व्हाट, एजुकेशन इज रिलेट टू व्हाई, हाउ। अगर ये व्हाई और हाउ अगर हमारे माइंड में अगर ये डेवलप होगा, ये अराइज होगा, तो फिर हम लोग की क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग वो इंक्रीज होगी, वो डेवलप होगी। फिर उसके बाद हम लोग सोच सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग को पूरी वोकैबुलरी पूरी हम लोग पढ़ लिया, ठीक है, पूरा रट लिया, एक मोटी डिक्शनरी पूरा रट लिया, तो ये रटने आज हम रटा लेकिन कल वो भूल जाएंगे, बिकॉज फॉरगेटिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस इन ह्यूमन बींग्स। तो हम लोगों को ये देखना है कि डेली लाइफ में किस वोकैबुलरी का यूज हो रहा है, उसे किस तरह से अप्लाई करें। दैट्स कॉल्ड एजुकेशन। आपके अगर हम अपने पानी पर डिपेंड ना हो, किसी पर्सन पर डिपेंड ना हो, गवर्नमेंट पर डिपेंड ना हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी पर डिपेंड ना हो, या किसी कंपनी पर डिपेंड ना हो, हम डिपेंड किस पर हो, अपने स्किल्स पर, अपने नॉलेज पर, अपने एक्सपीरियंस पर, फिर उससे हम कुछ बड़ा कर पाए और हम फाइनेंशियली खुद को सिक्योर, खुद फाइनेंशियली फ्रीडम कर पाए खुद को। जैसे कि एक बंदा, ठीक है, हमारे जो सिस्टम में ये जो एजुकेशन जो होता है वो डिवाइड होता है स्टेटस का, कि अगर दो पर्सन है, एक पर्सन अगर टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया तो वो लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे, बट एक पर्सन जो है अगर एक जितना पैसा लगा कर, ठीक है, अगर जैसे कि मैंने BCA किया, ठीक है, कोई कॉलेज में, तो उसमें कितने रुपए खर्च होंगे, 5 से 6 लाख रुपए खर्च होंगे, जैसे कि मान लो, ठीक है। अगर वही लाख रुपए खर्च होके जैसे कि एक बंदा जो है वो टैक्सी खरीद लिया और वो टैक्सी चलाना स्टार्ट किया, फिर वो अपने मंथली इनकम से कुछ कुछ पैसे जब सेव करके अनदर टैक्सी खरीद लिया नेक्स्ट ईयर, फिर इस तरह से करके अगर उसके पास 10 टैक्सी हो गई, 10 ड्राइवर्स हो गए, अगर वो 50% भी अगर ड्राइवर्स को अगर वो इनकम के तौर पर देता है, तो वो महीने का, हमको लगता है कि वो महीने का वो लाख रुपए कमा लेगा। तो हमको लगता है कि एजुकेशन जो होता है वो हम लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है और फिर उससे कुछ आगे बढ़ने का हमें रास्ता दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली। आपने भी बात की क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, यानी कि किसी इंसान का क्रिएटिव होना क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा सोच कर। तो लेकिन हम अपने लाइफ में कुछ भी क्रिएटिव करने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है पैसा, फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में आता है। तो इस बारे में क्या था? एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सो ह्यूमन बींग्स के माइंड्स में बहुत सारे ब्लॉक्स है, ठीक है, तो ये भी जो है जो आपने बात कही, ये वन ऑफ दी मेंटल ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ओके, तो लोग सोचते हैं कि अगर हम कुछ क्रिएटिव करेंगे तो मुझे पैसे की ज़रूरत होगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम अपने माइंड को इतना एक्टिवेट करें, इतना लॉजिकली सोचें कि अगर हमारे पास कुछ ना होते हुए भी हम बहुत कुछ कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने 1000 रुपीज़ का एक कैनवा ख़रीदा, ठीक है, उसमें मैंने कुछ भी पेंट कर दिया और फिर हम उसको सेल कर रहे हैं 1 करोड़ रुपीज़ में। दैट्स कॉल्ड अ क्रिएटिविटी, कि मेरे पास कुछ ना होते हुए भी मैं कुछ बड़ा चीज़ हासिल कर लूँ। वाह, माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया। चूँकि हमारे पास वक्त कम है तो मैं वापस अपने टॉपिक की तरफ आना चाहूँगी
कि आपने जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी तैयारी की, जो भी किया आपने, तो आपका फैमिली सपोर्ट क्या रहा? आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल किया। बेशक फैमिली सपोर्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स, और हम अपने फैमिली सपोर्ट को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई बंदा अगर फैमिली में अगर कोई सक्सेस अचीव कर रहा है, तो सिर्फ उसी का ही कंट्रीब्यूशन नहीं होता उसके सक्सेस में। उसके बैकग्राउंड में जो पीपल उसका जो सपोर्ट करते रहते हैं, मोस्टली हम लोग उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, और हम लोग क्या सोचते हैं कि हम ही सिर्फ सफ़र कर रहे हैं, हम ही सफ़र करके अपना सक्सेस अचीव कर रहे हैं। लेकिन ये सोचना बिल्कुल रॉन्ग है। जो आपकी जितनी भी फैमिलीज है, आपके सिबलिंग्स है, आपके पेरेंट्स है, उनका आपसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपना अगर हम ले लें, तो मैं 7 से 8 आवर्स मैं घर से बाहर यूनिवर्सिटी में स्पेंड करती हूँ। तो मेरे पीछे में जो हमारे जो घर के मेंटेनेंस को जो सपोर्ट कर रहा है, वो हमारे सिबलिंग्स है, वो हमारे पेरेंट्स है, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग अपने फैमिली सपोर्ट को इस तरह से निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो हमारा मानना ये है कि अगर हम लोग अगर सक्सेस को भी अचीव कर रहे हैं, तो हम लोगों को अपने फैमिली के टुवार्ड्स ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि उनका भी ऑलमोस्ट 90% कंट्रीब्यूशन होता है आपके सक्सेस में। और अगर आप सक्सेस करते हैं, तो सबसे पहले आपके फैमिली वाले प्राउड फील करते हैं और वो लोग हैप्पी होते हैं। माशाल्लाह, आपके सोचने के तरीके मुझे वो दिन भी याद है कि जब मेरा फर्स्ट डे ऑफ यूनिवर्सिटी था, जब मैं अपने फादर के साथ फर्स्ट डे यूनिवर्सिटी गई थी, तो मैं इतना खुश नहीं थी कि मुझसे ज़्यादा, मतलब मैं खुश तो थी कि मैंने यूनिवर्सिटी में इनरोल कर लिया, मेरा एडमिशन हो गया, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी मैं अपने फादर की आंखों में वो खुशी देखकर खुश हो रही थी कि वो जितना प्राउड फील कर रहे थे, वो जितना प्राउडली दूसरों को अपने मेरे बारे में बता रहे थे, तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा हार्ट टचिंग लगी और वो इमोशनल लगा। और मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि जब हम सक्सेस पाते हैं, तो मेरे पेरेंट्स उसका 10 गुना वो सक्सेस फील करते हैं और प्राउड फील करते हैं। माशाल्लाह, आपने बिल्कुल सही कहा दैट व्हेन वी सक्सेड इट्स नॉट मी, इट्स वी। और चूँकि हमारा वक्त अब ख़त्म हो रहा है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया पॉडकास्ट में। आई एम वेरी थैंकफुल, लाइक हम नहीं, मेरी हमारी टीम भी बहुत थैंकफुल आपके लिए, और हमारी टीम ने आपके लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया। सो आप एक्सेप्ट करिए। अच्छा, Wow, that's a very beautiful gift. Thank you so much. It's also a very, very luckiness for me. बाय। Hello. Very well. Hello. Congratulations। 2, 3, start. के बारे में उनसे कुछ डिस्कस करते हैं। I want to sincerely thank each member of our team for your dedication, collaboration, and hard work. Your efforts have truly made a difference, and I appreciate every contribution that brought us here today. A heartfelt thank you to our Ms. Fatima for joining us. Your contribution made this occasion more meaningful, and we're truly grateful for your support.